हेलो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम सीएटी का जो पेपर होता है सेकंड, उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है एसएसटी, उसके ताल्लुक से पढ़ेंगे और उसी का सब सिलेबस कवर करेंगे। जैसा कि उसके अंदर एसएसटी के अंदर जो सिलेबस होता है वो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। तो हम इसको कवर करेंगे ताकि एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन आते ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा हिस्ट्री से है, जो कि एसएसटी का एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो कि सेकंड पेपर में होता है, कंपलसरी है। हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी कंपलसरी होता है एसएसटी के अंदर, सेकंड पेपर के अंदर। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इससे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इससे कई सवालात आपको एसएसटी के पेपर में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अगर भी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। कब, क्या, कब और कहाँ, कैसे, यानी कि क्या ऐसा हिस्ट्री के अंदर जो होता है हर चीज़ के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे कि हिस्ट्री में कब, क्या, कहाँ, कैसे हुआ, इस तरह के सवाल हर हिस्ट्री के अंदर वाजिब है कि उसके अंदर खड़े ही होते हैं। कि जैसा कि हर हर एक जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके अंदर एक एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है कि ये कब का हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो दोस्तों इसी के ताल्लुक से हम अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या, कब और कहाँ, कैसे। ये टॉपिक हम पूरा करेंगे और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो हम पूरा चैप्टर होने, पूरा जो सिलेबस हो जाएगा हमारा हिस्ट्री का, तो उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर लेकर आएंगे। तो दोस्तों एक पहला चैप्टर चालू करते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों पहले में देखो राशिदा का सवाल। एक राशिदा लड़की है, उसका सवाल। राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ती है। 100 साल पहले। अब देखो वो अखबार पढ़ रही थी, अखबार के अंदर नहीं क्या सुर्खियाँ आती रहती है, आप सभी जानते हैं कि हेडलाइन होती है। तो उस पर एक हेडलाइन पर उसकी नज़र पड़ी, तो उसमें लिखा था 100 साल पहले। तो वो सोचने लगी कि ये कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। वो सोचने लग गई। अब वो कम उम्र है, हर कोई सोचने लगा, कम उम्र लड़की या लड़का जो भी होता है 12-13 साल का, तो वाजिब है वो सोचने लग जाता है कि वो सोचने लगी कि वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे बता सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। तो आप सही सही बात है उसकी, वो सोच ताज्जुब में पड़ गई कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था, वो कैसे पता किया जा सकता है। तो कैसे पता किया जाए, तो अब ये सवाल उड़ जाता है। वाजिब है कि ये सवाल हिस्ट्री के अंदर वाजिब है कि खड़े हो जाएगा कि कैसे पता लगा जा सकता है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो। सही बात है कि कल क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई थी, उसके लिए आप रेडियो सुन सकते हो या टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। सही बात है दोस्तों, कभी आपको जानना है कि कल कौन सी घटना हुई थी, तो उसके लिए आप रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जो जिसे उस समय की स्मृति हो। जैसा कि सही बात है दोस्तों कि पिछले साल घटना में क्या हुआ था, जैसे कोरोना के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, किसी को जानना है तो उस टाइम पे जो मौजूद है तो उससे आप कभी पूछ ले तो आपको सीधा सीधा बता देंगे कि इस तरह से कोरोना आया था, चीन से आया था, फला फला लॉकडाउन लग गया था, ऐसा हो गया था, इतनी दुकानें बंद थी या इतने लोग उसके अंदर हलाक हो गए थे। तो हर कोई आपको कभी पिछले साल का कभी रिकॉर्ड लेना है, 2 साल का, 3 साल पहले का, तो किसी इंसान से आप ले सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। सही बात है, आप किसी को जानना है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, तो ये कैसे जाना सकता है। ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है और ये कैसे जाना जा सकता है ये हम आप आगे देखेंगे। दोस्तों अतीत के बारे में क्या होता है, इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सही बात है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये सवाल हिस्ट्री के जो पेपर है इसके अंदर आता है कि हिस्ट्री अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो दोस्तों अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे। सही बात है, अतीत के बारे में हम जान सकते हैं क्या लोग क्या खाते थे और और कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम खाटों, शिकारियों, पक्षियों, कुशिकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों जीवन के बारे में जानकारियाँ जानकारियाँ
हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सही बात है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं कि वो लोग पहले लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। खाटो यानी कि शिकारियों का रहन सहन क्या था, शिकार किस तरह करते थे। पक्षी पालकों के बारे में जान सकते हैं कि पक्षी पालक की कौन से जानवरों को पालते थे। और उसी की तरह कुशिकों के बारे में जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग किस तरह की कुशी यानी कि खेती किया करते थे। शासकों के बारे में जान सकते, व्यापारियों के बारे में जान सकते, पुरोहितों के बारे में जान सकते, शिल्पकार जो थे उनके बारे में जान सकते, कलाकारों के बारे में जान सकते कि उस टाइम के कलाकार किस तरह के नाटक या किस तरह के गीत गाया करते थे। संगीतकारों के बारे में जान सकते। इसी तरह दोस्तों वैज्ञानिकों के बारे में कि उस टाइम के वैज्ञानिकों ने किस तरह की खोज की, उनके जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। या और इसी की तरह दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते, यही नहीं हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। जब तो इतिहास में हम अतीत के बारे में ये भी जान सकते हैं दोस्तों कि उस समय जो पुराना दौर गुजरा है 1000 साल 1500 साल पहले का, उस समय के बच्चे जो थे दोस्तों, उस समय के बच्चे कौन से खेलते थे वो अतीत से हम जान सकते हैं। और कौन सी कहानियाँ सुनते थे ये भी हम जान सकते हैं, कौन से नाटक देखते थे ये भी हम जान सकते हैं, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे ये भी हम जान सकते हैं। दोस्तों अतीत से हम ये बहुत कुछ हासिल कर सकते है। तो दोस्तों इसी ताल्लुक से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लोग कहाँ रहते थे, अब इस तरह का वाजिब है, इस तरह का एक सवाल जो है सीईटी के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि लोग कहाँ रहते थे। तो दोस्तों एक मानचित्र दिया गया है जो कि हम अभी इसमें बता नहीं सकते आपको, लेकिन पढ़ के जो बता दी, ये मानचित्र जो है ये बच्चों के लिए दिया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी की किताब में बच्चों के लिए दिया गया है कि उनको बताकर सही तरीके से पूछा जाए कि ये मानचित्र देखिए और पता लगाइए। लेकिन हमारा तो आईक्यू लेवल इतना है कि हम इसको पढ़कर समझ सकते हैं ज़्यादातर लोग। तो हम अब इसको पढ़ कर ही समझेंगे कि इसमें अंदर क्या दिया गया है। तो देखो मानचित्र 1 में पुष्टि 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। जैसा कि वो बता रहा है कि वो एक चित्र दिया गया है उसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। कई लाखों वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। क्या बताया है इसमें कि बच्चों को बोलना है, या आप समझिए कि ये जो है नर्मदा नदी, इसके तट पर लाखों वर्ष से कई लोग रह रहे हैं। सही बात है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ ऐसे कुशल संग्रह थे, इसमें नहीं क्या, जो आरंभिक जो पहले शुरुआत में नहीं क्या, कुछ ऐसे कुशल ग्रह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो वहाँ के जो लोग थे दोस्तों, जो आसपास जो रहते थे नर्मदा नदी के, तो आरंभिक जो लोग थे, जो शुरुआत में रहते थे तो लोग, तो कुशल संग्राहक करके एक जाति थी जो वहाँ पे रहती थी, जो कि आसपास के जंगलों को से अच्छी तरीके से परिचित थी दोस्तों। उस टाइम पे अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वो क्या करते थे, जो आसपास के जो लोग रहते थे जंगल के, तो वो भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब जमा किया करते थे। वो खाने के लिए जो भी चीज़ें लगती थी उनको, जड़ी बूटी या जिस तरह की भी उनको ज़रूरत होती थी, वहीं से संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का शिकार भी किया करते थे, जो नर्मदा नदी के जो पास लोग रहते थे वो शिकार भी किया करते थे। अक्सर ये सीईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत से जो पिछले साल के या उससे पहले जो पेपर हुए उसके अंदर अक्सर ये सवाल आया है कि नर्मदा नदी के किनारे ये कुशल संग्रह समाज जो जाति रहती थी वो किस तरह का संग्रह किया करती थी, मतलब कि किस तरह की चीज़ें वो जमा किया करती थी। तो आपको कभी ऑप्शन में आ जाए कि वो भोजन के लिए जड़ों, फूलों, जंगलों का अन्य उत्पादों का संग्रह किया करती थी, तो आपको उस आंसर को टिक कर देना है। ये आंसर आपका सही रहेगा। तो आने वाले वीडियो में हम दोस्तों, जो सिलेबस हमारा कभी एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों हम इसका जो है जो क्वेश्चन है वो देखेंगे एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होने के बाद। अभी नहीं, फिलहाल अभी हमारे पास इतना ये नहीं है कि हम आपको चलते चलते जैसा कि चैप्टर हो रहा है उसके बाद क्वेश्चन करा दें, नहीं, ताकि हम आगे अभी आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, उसके बाद फिर आगे चल के इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है, अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों मैं अब इसके आगे देखो एक और दिया गया है। अब तुम उत्तर पश्चिम, अब देखिए एक वो बता रहा है कि एक मानचित्र है उसको देखना है। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किधर पहाड़ियों का पता लगाओ। जैसा कि एक मानचित्र दिया गया है उसके अंदर देखकर आपको सुलेमान और किधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस चित्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसे फलों को उपजाना आरंभ किया। यानी कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पक्षियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, सुलेमान और किधर के पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, जो स्त्री और पुरुष या वहाँ के जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या करना शुरू किया, गेहूं और जौ की फसल उगाना शुरू कर दिया। उसी के साथ दोस्तों उन्होंने भेड़, बकरी और जौ जैसे उत्पाद, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पक्षियों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते, ये लोग गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, केधर, सुलेमान और केधर के पहाड़ियों में रहने वाले लोग क्या करते थे, गांव में रहते थे। ये आपको कभी क्वेश्चन आ गया कि सुलेमान और केधर के लोग कहाँ रहते थे, तो आपको ऑप्शन में कभी गाँव में रहते थे ऐसा नज़र आ गया तो आपको उसको क्लिक कर देना है, वो आपका सही आंसर रहेगा। इसी के साथ दोस्तों कभी आपसे पूछ ले कि उन्होंने सब 8,000 वर्ष पहले पुरुष और स्त्री ने किस तरह की खेती शुरू कर दी थी, तो आपको कभी नज़र आ जाए गेहूँ और जौ जैसी, तो आपको उसको टिक कर देना है। दोस्तों ऐसे यही और इसी के साथ दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अन्य क्षेत्र है और यहाँ ये कुछ अन्य क्षेत्र है, जैसे कि मानचित्र में कुछ अन्य क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ। जैसे कि वहाँ पे कृषि का विकास हुआ मानचित्र में। क्या अब हम मानचित्र को देख, इसके अंदर तो हमारे पास उस तरह की स्क्रीन नहीं है कि हम आपको मानचित्र दिखा सके, लेकिन आपको समझना है कि मानचित्र के अंदर क्या क्या दिया गया है। और इसी के हम आपको बता दे रहे हैं कि उसके अंदर, तो आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या दिया गया है, तो आपको उसको समझ जाना है। ये देखिए, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ। जैसे कि विकास मतलब, विकास से मतलब यहाँ पे कि कृषि का आरंभ हुआ, यहाँ पे कृषि शुरुआत हुई। जहाँ से पहले चावल उपजाया गया, पहले वहाँ सब में पहले वहाँ पर चावल उपजाया गया, मतलब वहाँ पे चावल की खेती की गई। सब में पहले क्या हुआ दोस्तों, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कृषि का विकास हुआ, यानी कि वहाँ कृषि की शुरुआत हुई। सब में पहले वहाँ पे चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित है। यानी कि विंध्या जो स्थल है, जो कि सिंधु नदी के पास है, जो कि है केदार के उसके पास है, तो ये सिंधु नदी के पास है, विंध्या है जो इसके अंदर उत्तर में है, स्थित है। तो उसके वहाँ पे नहीं गया, चावल की खेती उपजाई गई। दोस्तों आपको ये समझ में आना चाहिए कि विंध्या जो स्थान है वहाँ सब में पहले जो कृषि का विकास हुआ, तो वहाँ पे चावल की खेती का सब में पहले उगाई गई। ये आपको जहन में रखना है। इसी के साथ दोस्तों आगे अब हम बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदियों का पता लगाओ। अब दोस्तों इसमें दिया गया है कि एक मानचित्र है, उसके अंदर जो बताया गया है कि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री की है, तो आपको इसके अंदर मानचित्र भी दिए गए हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह की अभी सहूलत या सामग्री नहीं है कि हम आपको चित्र दिखा सके और उससे चित्र दिखा के एक्सप्लेन कर सके। लेकिन हम आपको पढ़ के अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, और सबका आईक्यू लेवल इतना है कि वो पढ़ के ये चीज़ को समझ सकते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये मानचित्र दिए गए हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। जैसा कि उसमें बताया गया है कि एक मानचित्र है, उस पर देखिए और सिंधु तथा उसके सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो, यानी कि उसकी कोशिश करिए। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। यानी कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं दोस्तों, जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। यानी कि क्या हुआ, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पास क्या हुआ, 4700 वर्ष पूर्व पहले यहाँ पे कुछ आरंभिक नगर यानी कि नगरों की बसने की शुरुआत होगी, फूले पड़े। और गंगा व इसकी सहायक नदियाँ के किनारे तथा समुद्र तट इलाकों में नगरों का विकास हुआ। क्या हुआ, क्या जो है सिंधु नदी के पास नगरों का जो है उसकी नगर बनने की शुरुआत हुई। और इसी की तरह
इसी की तरह दोस्तों जो गंगा है इसके सहायक नदियों के किनारे जो है ना नगरों का विकास हुआ। जो दोनों की जगह जो है ना सिंधु नदी और गंगा जो नदी है इसके आसपास जो है नगरों का विकास हुआ। या और जो उसका सिंधु नगर ये गंगा नदी के जो गंगा नदी जो है दोस्तों इसके जो यहाँ पे नगरों का विकास कब हुआ 250 वर्ष पूर्व हुआ, नहीं 2500 वर्ष पूर्व हुआ, सॉरी दोस्तों 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये आपको जानना है कि जो है सिंधु नदी के पास जो है नगरों का विकास कब हुआ था 4700 वर्ष पूर्व समझो, उससे 4700 साल पहले वहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे जो गंगा नदी है यहाँ पे नगरों का विकास कब हुआ था 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये आपको जहन में रखना है। इसी के साथ दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ सोम का पता लगाओ। अब इसमें बता रहा है मानचित्र देखिए और तथा उसके सहायक नदियों का पता लगाओ। अब हमने सहायक नदियाँ तो पता कर ली है कि सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ होती है जो एक नदी के अंदर मिल जाती है बड़ी नदी के अंदर, तो उसको सहायक नदियाँ कहते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल से मगध है। मगध यानी कि वर्तमान में बिहार है। जो बिहार है ना दोस्तों उसको प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। ये बात आप जहन में रखिए। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। जो मगध राज्य था इसके जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। उन्होंने क्या करे थे, एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य स्थापना की गई। यानी कि जो अन्य देश के जो अन्य राज्य थे हिस्से थे उन्होंने उन राज्यों में भी वो सॉरी दोस्तों देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। यानी कि देश के जो अलग अलग जो हिस्से थे इलाके थे उनमें भी ये राज्य स्थापना की शुरुआत हो गई थी उस दौर के अंदर। 2-2,500 या 2,500 वर्ष पहले की बात है। तो लोगों ने सदो महाद्वीप के एक हिस्से से, आप दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको भी देख लीजिए आप। एनसीईआरटी के अंदर दिया है। एनसीईआरटी बड़ी डीप में होती है। इसके एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को, एक एक लफ्ज़ को, एक एक वर्ड को आपको समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे पेपर के जो सीईटी का, आप सीईटी का पेपर देंगे, एसएसटी का क्या, उसके अंदर आपको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं आगे के नेक्स्ट पैराग्राफ पे। लोगों ने सदो महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का यात्रा की। यानी कि लोगों ने जो है ना सदो महाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की है। कि अपना जो एशिया महाद्वीप है तो लोग क्या करते थे, एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने के लिए हमेशा यात्राएँ किया करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊँचे पर्वत पहाड़ी, जैसे क्या होता था, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। सही बात है दोस्तों। कभी कोई इंसान पैदल एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहा है तो स्वाभाविक है कि उसको पर्वत लगेंगे, पहाड़ियाँ लगेंगी, रेगिस्तान का इलाका लगेगा। क्योंकि उतना बड़ा जब वो महाद्वीप पार करना चाहता है तो स्वाभाविक है कई हजार किलोमीटर चलने के बाद उसको कोई ना कोई मुश्किलात से आपको उसको सामना तो करना ही पड़ेगा। पहले दौर के अंदर ऐसा होता था कि लोग पैदल ही सफ़र किया करते थे। तो ये पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समंदर के कारण उन्हें यात्रा में जोखिम भरी होती थी। उनकी जो यात्रा थी उसके अंदर जंगली जानवर या कोई आप समझो पहाड़ी पर्वतों के अंदर चले गए हो तो वहाँ पे हो सकता था उनको कुछ खतरा महसूस हो, जोखिम भरी होती थी उस टाइम के अंदर वो यात्राएं। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। फिर भी दोस्तों वो जो यात्रा करते थे वो यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, वो उनके लिए संभव ही करके बताते थे उसको। अतः कभी लोग काम की तलाश में भी प्रकृति के आपातों के कारण भी, पहले क्या होता था देखिए दोस्तों आगे थोड़ा हम पढ़ रहे हैं। कभी लोग काम की तलाश में भी प्रकृति के अपवादों के कारण भी, जैसे कि ऊपर के जो समझो ज़मीन के अंदर जलजले आ जाते या फिर तूफान का आ जाना, प्राकृतिक जो जो आफतें आती है उसके कारण भी स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। स्थान से दूसरे स्थान भी लोग जाया करते थे ताकि उनको कोई अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे वो सफ़र कर लिया करते थे कि कभी कोई आफत आ जाए या उन पर आपातों का आना हो जाए, कि कोई जलजला आ जाए या समंदर के अंदर कोई समुद्री इलाके पास रह रहा है तो वहाँ पे कोई समुद्री जलजला आ जाए या फिर हवादान आ जाए या कुछ
ऊपर की जो आफतें आती है उसको उससे बचने के लिए लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए, कभी कभी क्या होता था, यात्राएं लोग क्यों करते थे उस दौर के अंदर, कभी कभी हम ये यात्राओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि लोग यात्राएं किया करते थे क्या, हमेशा कभी कभी लोग सेनाएं, कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। पहले दौर के अंदर क्या होता था, ये आज भी होता है कि कभी कभी सेनाएं सफ़र क्यों करती है, ताकि वो दूसरी सेनाओं को हरा सके और अब खुद विजय हासिल कर सके, इसलिए वो यात्राएं किया करते थे। सेनाएं विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में भी इसके अलावा क्या होता है, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्य वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ये बात को आपको समझना है कि पहले जो व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी वो क्या करते थे, अपने जो मूल्य वस्तु थे, जो कीमती सामान हुआ करता था, उसको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। एक तो वो काफिले बनाकर जाया करते थे, कि यानी कि एक टोली बनाया करते थे और फिर जाया करते थे, या फिर जहाज़ों में अपने जहाज़ों का सफ़र क्या करते, कभी वो समंदर के रास्ते जा रहे हैं तो वो जहाज़ों का सफ़र किया करते थे। ये बात को आपको जहन में रखना है या दिमाग में बिठा देनी है कि वो किस तरह का सफ़र किया करते। लोगों को शिक्षा और सलाह अब क्या होता था कि धर्मगुरु जो थे वो धर्मगुरु सफ़र क्यों किया करते थे, धर्मगुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कबीले से दूसरे कबीले जाया करते थे। क्या होता था, धर्मगुरु जो थे, वो जो लोग थे धर्मगुरु उस टाइम के, वो क्या करते थे, लोगों को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कबीले से दूसरे कबीले जाया करते थे उस टाइम के धर्मगुरु। कुछ लोग नए और रोमांचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा किया करते थे। सही बात है दोस्तों, किसी को आप वास्तुगमा था या बहुत से ऐसे मुसाफिर थे उस टाइम पे कि जो उनको ऐसी चाह थी कि हम एक नए शहर की, नए इलाके की तलाश करें, तो इसकी चाह में भी लोग सफ़र किया करते थे, यात्राएं किया करते थे। आपको इस बात को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों कभी आपको आ जाए कि धर्मगुरु पेपर के अंदर, अभी कभी कभी आपसे दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो उसको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे उस टाइम के अंदर। तो दोस्तों अभी थोड़ा हम इसके सिलेबस ही देख लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों हम कहाँ थे कि हमने देखा है कि कुछ लोग जो है तो नई खोज की तलाश में भी यात्राएं किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। अब क्या होता था दोस्तों, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके जो विचार है, कोई अलग बिहार का है तो बिहार वाला कभी महाराष्ट्र में आ जाए तो फिर उसको वहाँ के विचार के बारे में मालूम पड़ता था, फिर महाराष्ट्र वाले को बिहार के विचारों के बारे में पड़ता था, वहाँ की ज़बान, तहजीब, रहन सहन, हर चीज़ के बारे में उनको मालूम पड़ता था कि उनकी जो रहन सहन है, विरासत है, फिर उनका जो संस्कृति है, उसके बारे में उनको जानने का मौका मिलता था। कभी वो यात्राएं करते थे, इसलिए जब वो यात्राएं करते थे तब। अब दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक टॉपिक और दिया गया है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आप सही बात है, आज के दौर के अंदर जो हम 2024 के अंदर चल रहे हैं, तो हमको भी जानना ज़रूरी है कि आज के दौर में लोग क्यों यात्राएं करते हैं। ये हम जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, एसएसटी का जो है सिलेबस पढ़ रहे हैं, एसएसटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, हिस्ट्री की। तो इससे हिस्ट्री के जो है एनसीईआरटी से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कभी दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये वीडियो बड़ी काम की है तो इसे शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। सही बात है, लोग तो आज के दौर में यात्राएं क्यों करते हैं, थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लेते है। तो दोस्तों आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। आप देखो वो क्या बोल रहा है कि एक बार फिर मानचित्र को देखो, लेकिन मानचित्र दिखाने के लिए हमारे पास उस तरह का सामग्री नहीं है कि हम आपको मानचित्र दिखाए, लेकिन आप पढ़ के इसको अच्छी तरह का समझ सकते हैं, क्योंकि सब टीचर बन रहे हैं और आगे चल के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों का आईक्यू तो इतना है कि आप कोई लाइन पढ़ ले या कोई वाक्य पढ़ ले तो आप उसको अच्छी तरीके से कैच कर सकते हैं। तो हम पढ़ के इस चीज़ को समझेंगे।
तो दोस्तों एक बार फिर एक मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ियों, पर्वतों और समंदर इन महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण कर दिए। यानी कि देखिए पहाड़ियाँ, पर्वत, समंदर इस महाद्वीप की प्रकृति यानी कि इसकी जो नेचुरल है इस सीमाओं का निर्माण कर। नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, समंदर हो गए, महाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। सही बात है, जिस टाइम पे जो सफ़र करते थे लोग तो या अभी भी जो सफ़र करते हैं तो उनके लिए ये सीमाओं को पार करना आसान नहीं है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। उन्होंने जैसा ऐसा चाहा वो वैसा कर सके। यानी कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा ही वो कर सके। वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, जैसा कि कुछ लोगों की चाह होती है कि वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, समंदर को पार कर सके, यानी कि एक किनारे से दूसरी जगह जा सके। महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। अब क्या हुआ, आज के दौर के अंदर हुआ या पहले भी ऐसा हुआ क्या, एक जैसा कि पहले दौर में क्या होता था आपको जो बताना है दोस्तों। तो कि महाद्वीप पहले दौर के अंदर क्या हुआ, महाद्वीप के अंदर जो हमारा एशिया महाद्वीप है इसके अंदर कुछ लोग दूसरे यूरोप से भी आए, दूसरे इलाकों से भी आए। जैसे कि जो दूसरे महाद्वीप के जो लोग थे वो अपने महाद्वीप में भी आए और बस गए। लोगों के इस आह्वान की हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। यानी कि इसकी वजह से हमारी संस्कृति को एक बढ़ावा मिला। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारी संस्कृति से वो बहुत कुछ सीखे, हमने उनसे कुछ सीखा। ऐसा हुआ दोस्तों आगे चलकर, और आज भी ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग बाहर से आते हैं, बाहर कंट्री के लोगों को हम देखते हैं, फिर वो लोग हमें देखते हैं तो वो कुछ हमारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, कुछ हम उनकी चीज़ें अच्छी चीज़ें अडेप्ट करते हैं। ये आज भी चलते आ रहा है। संस्कृति का आदान प्रदान आज भी होता है और पहले से होते आ रहा है। कई 100 वर्ष से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, पहले क्या होता था क्या दोस्तों, लोग क्या करते थे, कई वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, जैसा कि पहले हिंदुस्तान के अंदर जो है पत्थरों को तराशने का, मूर्ति कला का एक बड़ा चलन था। और यहाँ पे नक्श निगारी जो है तो बड़ी चरम पे थी। तो उसकी जो कला थी वो सीखने के लिए, संगीत को रचने के लिए, संगीत को सीखने के लिए, और यहाँ तक के भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। अब क्या हुआ दोस्तों कि भोजन बनाने का जो तरीका है, हमको सबको पता है कि हिंदुस्तान के मसाले वर्ल्ड फेमस है। तो उसकी जो चीज़ें है, संस्कृति है, जो विचार है, उसका आदान प्रदान लोग किया करते थे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन था आपको बताना है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज के दौर के लिए आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा अब इसके बारे में बताइए। आप देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देश के नाम कि हमारे देश का नाम क्यों पड़ा, जैसा इंडिया था तो इंडिया, आज हम इंडिया बोलते हैं, भारत बोलते हैं, तो इसका नाम किस तरह पड़ा इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। अपने देश के लिए हम प्री इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। सही बात है कि हम जो हमारा देश का नाम बड़े गौरव से, बड़े प्यार से लेते हैं कि हम इंडिया के हैं, हम भारतीय है, ऐसा हम नाम लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये बात याद रखना। कभी क्वेश्चन आ गया है कि इंडिया शब्द किस चीज़ से निकला है, तो आपको इंडस से निकला है, ये बात आपको जहन में रखनी है, दिमाग में बिठा दीजिए। है जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, भारत को, इंडिया को जो है ना संस्कृत के अंदर सिंधु कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अपने एटलस में ईरानी और यूनानी का पता लगाओ। जैसा कि एक मानचित्र दिया गया उसमें आपको पता, एटलस में आपको, जैसे अपने एटलस में ईरानी और यूनान का पता लगाओ। जैसा कि ईरान और यूनान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, देखो दोस्तों क्या हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। पहले क्या उन्होंने, सिंधियों ने, ये जो ईरानी और यूनानी लोग जो आए थे, सिंधु को, जो हमारा जो भारत था उसको पहले क्या बोलते, सिंधु बोलते थे। लेकिन उन्होंने क्या बोलना, क्या शुरू कर दिया, फिर हिंदोस, किसी ने कुछ इलाकों में हिंदोस कहना शुरू कर दिया तथा इंदोस कहना शुरू कर दिया। और इस नदी के पूर्व, जो सिंधु नदी के आसपास के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को, जो पूर्व में जो स्थित भूमि थी ये सिंधु नदी के, तो उसको इंडिया कहा। जैसा कि उन्होंने जो पहले ईरानियों और यूनानियों ने क्या कहा, हिंदुस्तान सिंधु नदी के जो पूर्व में स्थित थे, जो भूमि पे स्थित रहते थे, जो लोग पूर्व में रहते थे सिंधु नदी के, तो उनको इंडिया कहा।
भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए लोगों के समूह के लिए किया जाता था। पहले क्या हुआ फिर दोस्तों, जो पूरा सिंधु नदी के पूर्व में जो रहते थे उनके लिए इंडोस शब्द का प्रयोग होता था। और भरत नाम का जो था, भरत बोलते थे उस टाइम पे, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में जो लोग रहते थे दोस्तों, कभी क्वेश्चन में आ जाए कि सीईटी के पेपर में के अंदर आपको क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले समूह के लिए किस नाम से उनको पुकारा जाता था, तो आपको बोलते आना, आपको कभी ऑप्शन में दिख जाए कि भरत नाम से पुकारा जाता था, तो आपको उसको क्लिक कर देना है। दोस्तों हम नए चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये चैप्टर बहुत बड़ा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो रहा है। थोड़ा आप इसको पूरा देखिए, तो ये बड़ा काम का वीडियो है आपके लिए कि आपको इस चैप्टर से कहीं ना कहीं 2 से 3-4 मार्क आप कवर कर लेंगे आराम से। तो दोस्तों थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या इसी समूह का उल्लेख अब क्या हुआ दोस्तों, जो है हम कहा थे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इस समूह का जो है, कौन सा समूह दोस्तों, जो भरत नाम का जो समूह था, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कुशुरवेद में मिलता है। कुशुरवेद जो किताब है, एक जो इम्पोर्टेंट किताब है, जिसके अंदर इसका एक कुशुरवेद में इसका जो है पुरानी जो आरंभिक कुशुरवेद में क्या है दोस्तों, इस समूह का उल्लेख जो है दोस्तों कुशुरवेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, फिर बाद में पूरे अखंड भारत के लिए इस शब्द का उपयोग होने लगा भारत नाम का। क्या फिर हिंदू सिंधु या सिंधु या इंदोस ना कहते हुए डायरेक्ट भारत नाम का उपयोग करने लगे, जो यूनानी और ईरानी जो भारत के अंदर आए थे। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम थोड़ा और एक बात और पूछ लेते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जाने आप। ये सवाल आ गया है कि अतीत के बारे में हम और किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से हम अतीत को जान सकते हैं अच्छी तरीके से कि अतीत में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो देखिए दोस्तों, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। सही बात है दोस्तों, अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना, ढूंढना और पढ़ना है। सही बात है दोस्तों, अतीत में इसका एक तरीका ये भी है कि अतीत में जो लिखी गई है पुस्तकें, उसको ढूंढना और पढ़ना, उससे हम अतीत के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। वो पढ़कर अतीत की जो किताबें हैं, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाई जाती है। यानी कि जो ये किताबें जो है तो हाथ से लिखी गई थी उस दौर के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। ये पांडुलिपि से अक्सर क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि पांडुलिपि क्या है। अब इसको जो हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती थी उसको पांडुलिपि कही जाती थी दोस्तों, जो उस टाइम पे जो पांडुलिपि कहा जाता था। तो अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा जानते हैं कि अतीत के बारे में हम और कैसे जान सकते हैं। कि जैसा कि दोस्तों हर किसी के एक और सवाल आ जाता है कि अतीत के बारे में और किस तरह से जान सकते हैं। तरह तरीके हैं अतीत को जानने के। कोई खोजबीन करके जान सकते हैं या फिर किताबें पढ़ के जान सकते हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि अतीत के बारे में हम और किस तरह से जान सकते हैं। दोस्तों अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हम इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना है। दोस्तों सही बात है, अतीत के बारे में हम कई तरीकों से जान सकते हैं। उसमें से एक तरीका क्या है, अतीत में जो लिखी गई किताबें हैं उसको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहलाती है। यानी कि ये जो किताबें हैं जो हाथ से लिखी जाती थी उस टाइम पे, तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे पांडुलिपि कही जाती है, इसे पांडुलिपि कहा जाता है। दोस्तों अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है पांडुलिपि के लिए। जिसे मैन्यू का अर्थ होता है हाथ से लिखना, हाथ होता है। जैसे मैन्यू का जो शब्द होता है, मैन्यू जो शब्द है उसका जो अर्थ है, उसका अर्थ है हाथ से, हाथ है दोस्तों, इससे निकला है, हाथ से निकला है। पांडुलिपि प्रे पत्र, ये पांडुलिपियाँ प्रे ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी गई मिलती है। जो पांडुलिपि है दोस्तों वो काय पे लिखी मिलती है, भोजपत्र पर लिखी मिलती
है। तो दोस्तों इसके ताल्लुक से थोड़ा और तफसील से थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं कि क्या है, पुष्टि पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये पांडुलिपियाँ लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। जो पांडुलिपियाँ है 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए अब जो है पांडुलिपियाँ एक पत्तों पर तो लिखी जाती थी, लेकिन किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध लिया जाता था तथा भूर्च पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। दोस्तों हम आपको एक पांडुलिपि बता देते हैं। पांडुलिपि देखो 1000 वर्ष पहले पांडुलिपि से लिखा जाता था, जो कि एक किताब बनाने के लिए समझो कभी उसकी पुस्तक बनानी है तो उसको क्या करते थे, उसको काट कर ऐसा जमाया जाता था और उसको बांध लिया जाता था, जो कि एक भूर्ज पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाई जाती थी पांडुलिपि। तो दोस्तों अब इसका एक तरीका, एक सैंपल हम यहाँ देख लेते हैं पांडुलिपि का। जो ये है दोस्तों, ये पांडुलिपि है। ये जो लिखे हुआ दिख रहा है ये भूर्ज पेड़ के जो भूर्ज है, ये जो भोजपत्र है, जो भूर्ज पेड़ से जो छाल है उससे बना है, जिसको भोजपत्र कहते हैं, जो कि ये पांडुलिपि इस पे लिखी गई है। कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है दोस्तों। इसी के ताल्लुक के हम आगे की वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में, और इसकी ताल्लुक हिस्ट्री के बहुत से वीडियो हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए SST के। तो हमारे वीडियो को कभी आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको लगता है कि वीडियो बड़ी काम की है, दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, तो इसे शेयर करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।